नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदी एचडी न्यूज में। मैं दिनेश सिंह। हम मौजूद हैं राजस्थान के सबसे बड़े खुर्राट नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज जी सिंघवी। उनसे हम जानते हैं कि यहाँ दिल्ली आने का उनका क्या मकसद था और भी हम उनसे बातें करेंगे। सबसे पहले सिंघवी साहब, नमस्कार। आपका दिल्ली आने का क्या विजिट है? आजकल दिल्ली में जो भी हो रहा है, संसद के बाहर और भीतर हर जगह मंच पर प्रदर्शनों में लोकतंत्र की मजाक हो रही है। मैं ये देखने के लिए आया हूं कि लोकतंत्र की इतनी बड़ी अवहेलना करके उसे जो हमारी आत्मा है प्रयास का पात्र क्यों बनाया जा रहा है। संसद में लड़ाई, राज्यसभा में लड़ाई, अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव, लोकसभा में मजाक, स्पीकर की प्रभावहीनता और इधर अलग अलग पार्टियों का प्रचार। मोदी जैसे विश्व स्तर के श्रेष्ठ भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ उलझुल बकवास, बेहूदी बातें और बेहूदे आरोप, इस सब को देखकर मुझे लगा कि मैं राजस्थान से दिल्ली जाकर वहां की आबो हवा, राजनीति क्या है उसको समझ कर आऊं, इसलिए मैं दिल्ली आया। अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आपको देखा जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां से हिंदुओं का जिस हिसाब से वहां से पलायन भी हो रहा है, लेकिन बॉर्डर पे जो है हमारी फोर्स ने उनको रोक दिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? उनका समाधान किस तरीके से निकले? समाधान नहीं होता है, भय सबसे बड़ी चीज है। भारत का भय होना चाहिएगा बांग्लादेश के राजनीतिज्ञों को नहीं, जनता को। वहां की जनता ये माने क्या हिंदुओं के साथ में अन्याय हुआ तो प्रतिक्रिया बहुत भयानक होगी। हम उस प्रतिक्रिया को दबाते हैं क्योंकि हम भयभीत हो जाते हैं। भयभीत हमारे विरोधियों को होना चाहिए, हमें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। ईंट का जवाब पत्थर से, टिट फॉर टैट, ये कहावतें झूठी नहीं है, हजारों वर्ष से बनी है। इसलिए मैं चाहूंगा भारत की सरकार और मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री के रहते अगर बांग्लादेश के नव प्रधानमंत्री भी थोड़ी बहुत बुद्धि से काम लेंगे तो भारत से संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। और भारत से संबंधों को बिना बिगाड़े संयम के साथ, मित्रता के साथ बनाए रखने का एक ही तरीका है, वहां के हिंदुओं की रक्षा, मान सम्मान की रक्षा, व्यापार उद्योग की रक्षा, अर्थव्यवस्था में उनकी रक्षा। हर जगह हिंदुओं को वही मान मिलना चाहिए जो आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मिलता है। सरकार ने सीएए बनाया, उसका विरोध भी किया। आज ये सीएए अगर जैसे लागू हो गया है उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, फिर भी विरोधी और जो नैरेटिव फैला रहे हैं कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, इस बारे में क्या कहना है? जाए तो जाए, राष्ट्र की नागरिकता नहीं जानी चाहिए। धर्म विशेष की नागरिकता घटे या बढ़े महत्वहीन है। देशभक्तों की नागरिकता बनी रहनी चाहिए, कानून बन ही जाना चाहिए। ये कोई बात थोड़ी है कि मेरे पड़ोस के अंदर एक औरत 18 बच्चों को जन्म दे रही है और हमारे घर में 2 बच्चे हैं। यह आजादी का अनुपात बिल्कुल संभल करके कानूनी प्रक्रिया से बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, वरना क्या होगा आगे जाकर। ये गलत है। फिर कुछ लोगों के बच्चे नॉर्मल होते हैं, कुछ लोग बच्चों को इंडस्ट्री की तरह पैदा करते हैं। इन दोनों के अंतर को समझ करके कॉमन कानून बन ही जाना चाहिए। काश ये 30 साल पहले बन गया होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। अभी देखा गया है कि जैसे कि आपने बोला कि भय बिना प्रीत न होए गोपाला, ये सदियों से होता आया है, ये भी है। इनके इस बारे में रहिए। अब हम जानते हैं रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है पिछले 2 सालों से भी अधिक समय का हो गया है और प्रधानमंत्री जी जो है पोलैंड के दौरे पे गए हैं, वहां से वो यूक्रेन भी जाएंगे। आपका क्या कहना है? क्या ये रूस जो यूक्रेन का जो युद्ध है वो समाप्ति की ओर बढ़ेगा? हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नेतृत्व की परिभाषा से ऊपर उठ चुका है। हमारे प्रधानमंत्री की क्षमता विश्व नेतृत्व की है। जब विश्व में कहीं भी कुछ होगा तो बड़े से बड़े राष्ट्र संघर्ष मिटाने के लिए, मित्रता बढ़ाने के लिए आज नरेंद्र मोदी की राय लेते हैं। इस पर हमको गर्व होना चाहिए। पूरा अधिकार है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि पहले विश्व के अंदर राष्ट्र से भी बड़ी मानवता है। मानवता, इंसानियत और अत्याचार को रोकना, ये भी तो एक बहुत बड़े नेता का कर्तव्य है। हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री छोटा नेता नहीं है, वो विश्व स्तरीय नेता है। इसलिए ये अगर वो समझते हैं वो उनके यूक्रेन जाने से हिंसा रुकती है, मानव वक्त बहने से रुकता है, तो जाना ही चाहिए। और हम भारतीयों को मुझसे बर्ताव देकर कहना चाहिए, ओ विश्व के नेताओं सुनो, तो सब नेताओं का नेता नरेंद्र मोदी योग्य है और वही नेता है जिस पर सारा विश्व की जनता उसे राष्ट्रीय नहीं
अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व देने को तैयार। ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय बातें, और अभी हम आपके गृह क्षेत्र राजस्थान की बात करते हैं, जहां से आप कैबिनेट मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रहे। उस बारे में बताइए, क्योंकि अब ये जो बाई इलेक्शन भी होंगे, वहां क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आपकी, और क्या बीजेपी वहां पे बूम करेगी या पिछली बार का जो है प्रदर्शन दोहराएगी? मैं भाजपा का सदस्य हूं, इसलिए कटु बात कहने से मैं जरा बचूंगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं, आने वाले 6 चुनाव में अगर किरोड़ीलाल मीणा जैसे सशक्त और मजबूत नेता का मत तो नहीं रहा तो पार्टी घाटे में रहेगी। ये पार्टी वो नहीं है कि जो प्यादों के जोर पे चले, इसके लिए सशक्त नेतृत्व की जरूरत है 2-4 लोग। आज मदन राठौड़ को अध्यक्ष बनाया है, अच्छा कार्य करता है, मेरा बड़ा समर्थक रहा है और मैंने भी उसको हमेशा आशीर्वाद दिया है। मैं चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में आरएसएस पूरी ताकत के साथ लगे और साथ में मदन राठौड़ और भजन लाल जैसे और गौतम दत्त जैसे अलग अलग संप्रदाय के बड़े नेताओं का पूरा सहयोग हो, तो हम टकराएंगे और फिर उपचुनाव में हमारी हार हो ही नहीं सकती। जो 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे वो 5 कांग्रेस के पास थी, एक ही तो सीट नहीं आई है। तो मैं चाहता हूं कि इस चुनाव को हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व गंभीरता से ले, और जिन लोगों के हाथ में करने की ताकत है, बोलने की ताकत है, सोचने की ताकत है, जोड़ने की ताकत है, घटाने की ताकत है, उन्हें पूरा मत तो मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा रिजल्ट आएगा। वैसे इस चुनाव को मैं राजस्थान के लोकतंत्र के भविष्य का निर्णायक चुनाव नहीं मानता। ये थे हमारे बीच चंद्रराज सिंघवी जी, जो कि राजस्थान के बहुत खुर्राट नेता भी हैं। वसुंधरा राजे टाइम के जब मुख्यमंत्री थी तो उनके बहुत ही करीबी सलाहकार भी रहे, मंत्री भी रहे उनसे। आज वो राज्यपाल के दौड़ में भी हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल का पद भी जो है उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने ठुकरा दिया, क्योंकि मुझे पद की आशा वो नहीं है, और मैं जो है भाजपा का सच्चा सिपाही हूँ और भाजपा के लिए निरंतर काम करता रहूंगा। धन्यवाद।